साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऐसे YouTube चैनल में जहां पर आपको इतिहास का समग्र और शोधपूर्ण अध्ययन कराया जाता है। साथ ही इतिहास की विभिन्न पुस्तकों में जो गलतियां या भ्रामक जानकारियां दी हुई होती हैं उनको भी यहां संशोधित कराया जाता है, उनके प्रति आपको सचेत कराया जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है। इस वीडियो में हमें दिल्ली सल्तनत का जो खाका है, यानी कि कितने वंशों ने शासन किया, उनका क्रम और उन वंशों में किन किन शासकों ने शासन किया, उनका क्रमानुसार हमें एक सामान्य अध्ययन कर लेना है, ऊपरी सतही अध्ययन कर लेना है। और चूंकि यहाँ से प्रश्न ये आते हैं कि पहला शासक कौन था, या किस वंश का अंतिम शासक कौन था, या सबसे ज़्यादा शासन किसने किया और सबसे कम किसने किया, तो वही राजवंशों से ये प्रश्न रहता है कि किस वंश ने सबसे ज़्यादा शासनकाल यहाँ पर संभाला और किसने सबसे कम। तो ये सारा स्टडी करना है। उसके बाद हमें लास्ट में ये देखेंगे कि दास वंश का या गुलाम वंश का सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है। तो बस बने रहिए मेरे साथ और आइए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विस्तार से। इसमें हम जो अध्ययन करने वाले हैं, पहले जो वंश रहा दिल्ली सल्तनत में उसका नाम था मामलुक, गुलाम या दास। बाद में तय करेंगे कि इसका सही नाम क्या है। तो इस वंश को फिलहाल मान लेते हैं गुलाम वंश, जैसा कि ज़्यादातर पुस्तकों में दिया हुआ है। तो इसका जो पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके बाद ये पूरी सूची मैंने बनाई हुई है। इस वंश में कुल 11 शासक रहे। 11 शासकों ने यूँ क्रमशः शासन किया। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो ऐबक था और उसका पुत्र, जो कि माना जाता है कि उसका पुत्र था, तो ये जो है कुतुबी वंश, यानी कि इस गुलाम वंश में भी एक पारिवारिक वंश कुतुबी वंश के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कि दास वंश में या गुलाम वंश में कुतुबी वंश का संस्थापक कौन था, क्योंकि कुतुबुद्दीन नाम है तो कुतुब से ही यहाँ हमने कुतुबी लिख लिया है। तो कुतुबी वंश का संस्थापक भी कह सकते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इस वंश में केवल 2 ही शासक रहे। इसके बाद जो इल्तुतमिश है, ये इसका पूरा परिवार काफ़ी बड़ा परिवार, और ये इसने काफ़ी शासन किया और लगभग यहाँ तक इसके परिवारजनों ने शासन किया। तो इल्तुतमिश ने जो वंश दास वंश के अंतर्गत जो माना जाता है, जिस पारिवारिक वंश को यहाँ स्थापित किया दिल्ली सल्तनत में, उसका नाम था शमसी वंश। तो ये शमसी वंश का संस्थापक हो गया। शमसी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद को माना जाएगा। और इसके बाद बलबन ने जो एक दास वंश के अंतर्गत एक वंश स्थापित किया, जिसको बलबनी वंश बोला जाता है। और इसके अंतर्गत जो है इसका ये नाती था, और ये भी जो है नाती रहा जिसने शासन किया। तो ये रहा दास वंश के अंतर्गत कितने छोटे छोटे जो पारिवारिक वंश थे वो जन्मे, उनके संस्थापक कौन थे और उनके अंतिम शासक भी आप यहाँ से जान सकते हैं। यहाँ से प्रश्न काफ़ी आता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो खिलजी वंश से रहेगा, और इसके शासकों का क्रम देख लीजिए। इसमें खास बात यह है कि इसमें 5 शासक थे, यानी कि इसमें कुल जो शासकों की संख्या रही वो 5 रही। 1 2 3 4 और 5। किसी किसी किताब में नासिरुद्दीन खुसरो शाह को खिलजी वंश के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है, जो कि गलत है। इसको आप सुधार लें। यहाँ पर जो 5 शासक हैं ये अलग हैं, और ये व्यक्ति ऐसा था, इसने जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए, एक भारतीय मुसलमान था, तुर्क नहीं था इनकी तरह। ये सब तुर्क थे, लेकिन ये तुर्क नहीं था, ये भारतीय मुसलमान था। इसने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए गद्दी हत्या ली और शासक बन बैठा। इस वजह से इसको खिलजी वंश के बाद एक शासक मान लिया जाता है, और ये खिलजी वंश से अलग है। तो यहाँ पूछा जाए खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और अंतिम शासक कौन था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी माना जाएगा। और नासिरुद्दीन खुसरो शाह को आप खिलजी वंश के बाद का एक शासक मान सकते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 15+1 लिख रखा था इसके लिए। और यहाँ तुगलक वंश की बात करें जो अगला आता है, इसका शासनकाल 1320 से 1412 तक रहा। हालांकि ये शासनकाल कम पूछा जाता है, लेकिन क्रम अवश्य लगवाया जाता है कि वंशों का क्रम क्या था। तुगलक वंश में जो है ये शासक रहे 8, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, और अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। इसके साथ साथ इसी के समानांतर एक शासक और शासन करता था इसी वंश का, इसका नाम था नासिरुद्दीन नुसरत शाह। ये भी एक शासक रहा, और ये समानांतर शासन करते थे।
ये फिरोजाबाद पर शासन करता था और ये पुरानी दिल्ली जो बनी हुई है, जो इसकी इन लोगों की पुरानी राजधानी थी, वहाँ पर शासन करता था ये। इस वजह से इसको अंतिम शासक माना जाता है इस वंश का। और ये अगर इसको काउंट करते हैं तो 9 शासक हो जाते हैं इस वंश में, और इसको नहीं करते हैं तो 8 रह जाते हैं। इसके बाद अगला जो वंश आता है वो है सैयद वंश, 1414 से 1451 के बीच में। इसका प्रथम शासक खिजर खां, ये खां ही रहा। खान की उपाधि ली, किसने शासक की उपाधि यानी सुल्तान की उपाधि नहीं ली, क्योंकि ये तैमूर के प्रभाव के कारण ही यहाँ पर यह वंश स्थापित कर सका था, अतः यह उसके प्रति स्वामी भक्ति रखता था, अतः यह खां ही रहा। इसके बाद जो अगला शासक हुआ उसने शाह की उपाधि ली, मतलब राजा की, शासक की, लेकिन संस्थापक इसी को माना जाता है सैयद वंश का। इसके बाद ये मोहम्मद शाह और उसके बाद आलम शाह रहे। ये क्रम भी काफ़ी पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर छात्र कम ध्यान देते हैं और ये पेपर सेटर्स जो है काफ़ी इसको पूछ लेते हैं। इसके क्रम की अगर मैं बात करूँ तो जब मैं अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहा था तो उस बोर्ड में भी काफ़ी छात्रों से इनके शासकों के क्रम लगवाए गए, पूछे गए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कैसे वो क्षेत्र जो हम छोड़ कर चलते हैं वो पेपर सेटर्स या इंटरव्यूअर जानते हैं, आपसे अधिक समझदार होते हैं, वो समझते हैं कि बच्चे को कहाँ से याद नहीं होगा। ये चूंकि ज़्यादातर यूज़ में आते रहते हैं, चूँकि प्रारंभिक वंश हैं, इस वजह से याद हो जाते हैं। हालांकि यहाँ भी जो है बच्चे थोड़े अटक जाते हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है क्रमों के बारे में। इसके बाद लोधी वंश जो आया, इसके बाद लोधी वंश में केवल 3 शासक रहे और 1451 से 1526 तक ये वंश चला। और ये जो है लोधी, इसका इब्राहिम लोधी इसका अंतिम शासक था और इसको बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया और फिर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। तो ये रहा एक सामान्य सा क्रम जो शासकों के लेकर था और वंशों को लेकर था। अब बात करते हैं क्या ये तुर्क थे, अफगान थे और सैयद कौन थे, तो इसके बारे में बात करते हैं। अगर यहाँ बात करें तो ये जितने भी गुलाम वंश के शासक थे ये सभी तुर्क थे, यानी कि ये सभी तुर्क रहे। खिलजी वंश वाले भी इनका जो है जो पहनना ओढ़ना था, यानी कि जिनका रहन सहन था, जो खान पान था, वो अफगानी प्रवृत्तियों पर था, तो ये खुद को अफगानी मानते थे। लेकिन इनका जो मूल था, जो एक्चुअल में थे, वो ये तुर्क ही थे। ये अपने रहन सहन के कारण अफगानी दिखते थे, लेकिन ये अफगानी नहीं थे, ये तुर्क ही थे मूलतः। तो आप इसको मूलतः तुर्क ही लगाएं, तुर्की ही थे ये। और तुगलक ये तुर्क थे ही। और इसका सैयदों का ज़्यादा नहीं पता चल पाता है कि सैयद तुर्की थे या नहीं थे। ये खुद को पैगंबर साहब का वंशज बताते हैं, यानी कि पैगंबर साहब यानी कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की पुत्री फ़ातिमा और फ़ातिमा के पति अली से उत्पन्न जो वंशज रहे, उनसे ये खुद को संबंधित बताते हैं। तो वो तो अरब के रहने वाले थे, तो ये अरबी माने जाएं या नहीं, तो अभी इस बारे में पुस्तकों में कोई भी जो है स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है कि इनको क्या माना जाए। यही कारण है कि अंतिम तुर्की सुल्तान दिल्ली सल्तनत का किसे माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान इसी को माना जाता है, नासिरुद्दीन महमूद को। तो इनके बारे में क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इनके बारे में, यानी कि जो लोधी वंश के शासक रहे ये अफगान थे, ये अफगान रहे, ये अफगानी थे, यानी कि अफगान क्षेत्र के थे। तो कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश कौन सा था, तो वह था लोधी वंश। इसका संस्थापक बहलोल लोधी था और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। तो यहाँ से और भी प्रश्न, जैसे कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लोधी वंश का पहला शासक कौन था, बहलोल लोधी। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है पहला और अंतिम के तौर पे आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्रम लगवा लिया जाता है वंशों का भी और शासकों का भी। इसके बाद हमें अध्ययन करना है कि शासनकाल किस वंश का ज़्यादा रहा या कम रहा। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो शासनकाल रहा वो तुगलक वंश का रहा, आप इसे काउंट कर सकते हैं। और सबसे कम जो शासनकाल रहा वो खिलजी वंश का रहा। इसके बाद शासकों की बात करें कि किसने सबसे ज़्यादा शासन किया, तो सबसे ज़्यादा शासन करने वाला था बहलोल लोधी। इसने लगभग 38 वर्ष शासन किया। और दूसरा सर्वाधिक शासन करने वाला शासक था फिरोज तुगलक, 37 वर्ष, और ये था 38 वर्ष। और इसके बाद
ये तो रहा सर्वाधिक शासन करने वाले शासक। और सबसे कम जो शासन किया उसको लेकर तो आप कोई भी इसमें देख सकते हैं कि रुकनुद्दीन है, शहाबुद्दीन उमर है, कोई 1-2 महीने शासन करके चले गए, तो इसको लेकर प्रश्न कम आता है, इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ और प्रश्न, जैसे कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो कि भारतीय मुसलमान था, तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि भारतीय मुसलमान कौन सा था जिसको गद्दी मिली। ये भारतीय मुसलमान था जिसको गद्दी प्राप्त हुई। तो ये रहा पूरा क्रम जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा था। तो आपके दिमाग में ये डायग्रामिक रूप से खाका तैयार हो गया होगा कि अब किस शासक को हमें किस रूप में पढ़ना है, कितना क्रमशः पढ़ते चले जाना है। साथियों, अब बात करते हैं कि जो गुलाम या दास वंश रहा उसका सबसे उपयुक्त नाम कौन सा है। तो एक एक करके मैं इनको यहाँ लिख लेता हूँ और इनकी उपयुक्तता का मैं वर्णन करता हूँ कि ये उपयुक्त नाम है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इलवारी की। इलवारी, तो इलवारी इनको इसलिए कहा जाता है कि इसमें इल्तुतमिश इलवारी था। बलबन इलवारी माना जाता है और इन्हीं लोगों ने जो है ये वंश स्थापित किए थे, यानी कि जो शमशी वंश है स्थापित इल्तुतमिश नहीं किया था, तो ये सभी जो है इलवारी हो गए। और बलबन ने यदि माना जाता है तो ये सभी हो गए। तो यहाँ बचता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये एक तर्क है छोटा सा कि इलवारी इनको कहा जाए क्योंकि ज़्यादातर शासक या इनके जो वंशज इन्होंने यहाँ शासन किया वो इलवारी थे। लेकिन यहाँ देखने की बात यह है कि जो इलवारी है प्रामाणिक रूप से वो इल्तुतमिशी है और बलबन नहीं है, मिनास-उस-सिराज। यद्यपि बलबन को इलवारी इनडायरेक्ट वे में बताता है, लेकिन कोई इसका प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है कि बलबन इलवारी ही था, तो इसको नहीं माना जाएगा। साथ ही ऐबक जो बचा उसके ये जो कुतुबी वंश में ये 2 थे, तो ये भी इलवारी नहीं थे। तो क्या इसमें निष्कर्ष निकलता है केवल इल्तुतमिश ही इलवारी था। अतः कह सकते हैं केवल ये शमशी वंश के शासक ही इलवारी हैं। तो अगर 5-6 शासक इलवारी हैं तो इस पूरे वंश को इलवारी कहना अनुचित है। दूसरी बात, अब करते हैं हम पठान के बारे में। इनको पठान वंश कहा गया है। तो पठान तो ये थे ही नहीं, क्योंकि इनके जो तौर तरीके अवश्य जैसे पठानों जैसे थे, लेकिन इनका जो मूल अगर देखा गया तो ये जो है तुर्क थे। तो इनको तुर्क कहा जाएगा, ना कि पठान। ये तो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, ये तुर्क थे ना कि पठान। बाद में जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनसे स्पष्ट हो चुका है। तीसरा, आरंभिक तुर्क। तो देखिए तुर्क तो थे ही सभी, तो ये ठीक है। आरंभिक का यानी कि जो शुरुआती हैं तुर्क, वो भी ठीक है। तो ये नाम जो है उपयुक्त लगता है। इसको अजीज अहमद ने इस शब्द को दिया हुआ था कि जो शुरुआती शासक थे इनको आरंभिक तुर्क कहा जाए। तो इससे मैं जो है साम्यता रखता हूँ कि ये ठीक है। चौथा, बात करते हैं मामलुक की। मामलुक, तो इस वंश को मामलुक वंश कहा जाना की उपयुक्तता के तौर पे जैसे ये माना जाता है कि जो प्रोफेसर हबीबुल्ला जी हैं, हबीबुल्लाह, उन्होंने पहली बार इस वंश को मामलुक कहा। और ये ज़्यादातर विद्वानों द्वारा ये जो इनकी मान्यता थी इसको सहमति दी गई। और इसके पीछे कारण ये था क्योंकि इन्होंने, हबीबुल्लाह साहब ने, जो अब्बासी खलीफा थे, मैं अब्बासी खलीफाओं की वीडियो पहले बता चुका हूँ कि जो इस्लाम धर्म का उदय है उसमें मैंने अब्बासी खलीफा और उनसे पहले उमय्यद जो खलीफा थे उनका वर्णन कर चुका हूँ। तो अब्बासी खलीफा रहे, उनके अधीन जो गुलाम थे उन्होंने मिस्र और सीरिया यहाँ पर अपने वंश स्थापित किए। तो इन्हीं गुलामों को मामलुक कहा गया। तो इन्हीं गुलामों को
मामलुक या मामलुक एक ही बात है, LU के है, तो इन्हीं को मामलुक कहा गया। तो अब यहाँ ये देखने की चीज़ है कि भारत में इसकी साम्यता हबीबुल्लाह जी कैसे बैठाते हैं कि गुलामों द्वारा स्थापित वंश, यानी कि जिन गुलामों ने वंश को स्थापित किया वो मामलुक कहलाए। तो वही यहाँ पे है कि जिन गुलामों ने, यानी कि ऐबक गुलाम रहा, उसने जो स्थापित वंश किया मामलुक हो गया। इल्तुतमिश भी गुलाम रहा और उसके द्वारा स्थापित यहाँ वंश था शमसी, तो ये मामलुक हो गया और ये सभी मामलुक हो गए इस तरह से। और बलबन जो कि भी गुलाम रहा, इसने स्थापित अपना बलबनी वंश किया, तो ये सभी शासक मामलुक हो गए। तो इस प्रकार से पारिवारिक रूप से हबीबुल्लाह साहब ने इन वंशों को सम्मिलित रूप से मामलुक वंश दिया, क्योंकि ये इनके जो प्रारंभिक शासक थे, यानी कि जो संस्थापक थे, वो गुलाम थे और इन्होंने जो वंश स्थापित किया जो सामने लिखा हुआ है, ये जो है सभी मामलुक कहे गए। यदि हम वंशों के आधार पर देखें, जो ये छोटे वंश लिखे हुए हैं इनके आधार पर देखें, तब तो हबीबुल्लाह साहब की बात ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि मामलुक का मतलब होता है कि दासों द्वारा स्थापित वंशों को, यानी कि तो ये अगर व्यक्ति के रूप में देखें तो ये आराम शाह चूँकि दास नहीं था, साथ ही फिरोज तुगलक रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी नहीं था, रजिया भी नहीं थी दास, बहरम शाह भी दास नहीं था, ना ये दास था ना ये दास रहा। तो ये जो दास नहीं रहे, तो दासों फिर कैसे इनको मामलुक मान लिया जाए? पारिवारिक आधार पर देखें तो ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तो इस बात में वजन नहीं लगता है। तो ये यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो मामलुक वर्ड है वो अगर पारिवारिक आधार पर है तो ठीक है, जो पारिवारिक वंश स्थापित है, और अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो ये शब्द भी ठीक नहीं है। जैसा कि के निजामी कहते हैं कि यहाँ पर दास्ता का बोध इनका होना वो ठीक नहीं है। पांचवा, गुलाम। तो गुलाम वंश वैसे भी या तो कोई जब ऐबक ने वंश स्थापित किया था तभी वही गुलाम था, बाद बाकी तो वंश स्थापित करते समय या व्यक्तिगत रूप से कोई भी शासक गुलाम नहीं रहा, तो ये मान्यता तो वैसे भी खंडित हो जाती है। इसके बाद दास गुलाम एक ही बात होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सबसे उपयुक्त नाम है दास वंश के लिए वो रहता है कि आरंभिक तुर्क शासक हम यूज कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। और मामलुक को मैं नंबर 2 पर रखना चाहूँगा कि मामलुक जो वंश है वो भी ठीक माना जाएगा, ठीक ही माना जाएगा, क्योंकि दासों द्वारा स्थापित वंश रहे, तो दासों ने स्थापित वंश किया तो वो मामलुक वंश कहे जाएंगे। तो सम्मिलित रूप से सभी मामलुक जो है ये शासक हो गए। और दासों द्वारा स्थापित है ना, तो दास तो ये तो रहा नहीं, ये तो जब शासक हुआ तब दास नहीं था ना, ये और ये रहा और ये रहा केवल दोनों, तो दासों द्वारा स्थापित भी नहीं रहा ये। तो काफ़ी आपत्तियां हैं मामलुक कहे जाने में, ये मामलुक वंश ही था पूरा। तो ये रहा किस प्रकार से कि दास वंश को क्या उपयुक्त नाम दिया जाए। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी साथियों, अवश्य बताइएगा। कहीं कोई सुझाव हो, कोई बात हो तो मुझे अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में, मेरे फेसबुक पेज पे। बहुत बहुत धन्यवाद।